नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज ब्रेकिंग बुलेटिन में हर वो बड़ी खबर होगी आपके सामने जो आपके लिए जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की खबरें राजनीतिक तौर पर क्या असर खबरें करती हैं, इस बात का भी अंदाजा आपको ब्रेकिंग बुलेटिन में होगा। चलिए शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से, जिसके बाद देश की राजनीति में भी भूचाल सा गया है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ करंट। जी हां, ट्रंप का भारत को लेकर एक बड़ा फैसला देखा गया। ऐलान किया गया कि 25% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। इस बात की घोषणा कर दी गई। अब 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा, ये जानकारी मिली। हालांकि अभी भी विचार चल रहा है और भारत से बातचीत चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला एक देश है और अब समय आ गया कि अमेरिका भी 25% टैरिफ भारत पर लगाए। ये भी कहा गया कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है। 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना भी लगेगा, ये बात भी कही गई है। अब इस पूरे बयान से देश की राजनीति में लगातार चर्चाएं ये चली हैं कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका के मामले में फेल साबित हो रही है, जबकि अमेरिका से संबंध अच्छे खासे बताए जाते हैं मौजूदा सरकार जिस तरीके से बातें कहती है। तो क्या कहा गया है? भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिका की कंपनियों को मुश्किल में डाल रही हैं और यह भी कहा गया कि ज्यादातर हथियार रूस से भारत खरीदता है। और ये सभी बातें जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। 25% टैरिफ अब लगेगा भारत पर अमेरिका की तरफ से। सब सही नहीं, इसलिए 25% टैरिफ। हर कोई चाहता है कि यूक्रेन से युद्ध रुके, दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहता नजर आया है। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कम व्यापार किया भारत के साथ क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज़्यादा है। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें ज़रूर पैदा करती हैं। भारत आज भी अपनी ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा मैं वो पढ़ रहा हूँ। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगे। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश क्या कह रहे हैं और पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद क्या रह जाता? हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। ना आपने वो हिम्मत दिखाई और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। ये लो ट्रेड डील भी आ गई। तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये हालत हमारे देश की कर दी इन्होंने। ये कौन सी विदेश नीति? तो इस विदेश नीति की बात की जा रही थी, लेकिन साथ ही संसद की बात करें, देश की बात करें तो सड़क से सदन तक हंगामा ही हंगामा और एक तरह से राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बाद ये सब कुछ हुआ। SIR का मुद्दा आप जानते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित है, जो कि बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ एक मसला है। विपक्ष चाहता है कि इस मसले को उठाकर जनता के बीच ले जाया जा सके और हंगामा इसी बात को लेकर हो रहा है कि पुनरीक्षण क्यों हो रहा है, क्यों बार बार वोटर्स को तंग किया जा रहा है, ये विपक्ष कह रहा है। सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और कुछ इस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट कर सीधे सरकार को घेरा गया और संसद के भीतर भी सब कुछ चल रहा है, हंगामा हो रहा है और उसकी वजह से संसद की कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ रही है। जब चर्चा चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर तब सब सही था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दोनों तरफ से बातें कही गई तब सही था, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ मुद्दे ऐसे उठते हैं कि उसके बाद कार्यवाही नहीं चलती है। कुछ तो गड़बड़। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है।
विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसले का इंतजार था, फैसला है और सबको चौंका दिया इस फैसले ने, क्योंकि मुंबई के मालेगांव ब्लास्ट मामले में अभी तक कोई आरोपी सामने नहीं आया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल बाद सोचिए, बड़ा फैसला है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला खुद सुनाया है। इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था और ये ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। कोर्ट ने अपने इस फैसले में माना है कि एनआईए तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। अब एनआईए की तरफ से जो कोशिशें की गई वो तो नाकामयाब रही, लेकिन सवाल ये कि 17 साल लग गए। 17 साल बाद भी आपको कोई दोषी नहीं मिल रहा, तो किसने ब्लास्ट करवाया? सभी के सभी बरी कर दिए गए, तो फिर आरोपी कौन था? उस ब्लास्ट के पीछे की वजह तब जानी जाएगी ना, जब कोई आरोपी या दोषी सामने आएगा। और ये सब कुछ जिन आरोपियों ने झेला, जो अब बरी हो गए हैं, जो आरोपी नहीं कहलाएंगे कम से कम इस फैसले के बाद, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सब कुछ जो भी सहा गया, उनकी खुद की जिंदगी के लिए काफ़ी मुश्किलात ज़रूर रही होंगी इन 17 सालों में। ये भी एक प्रश्न उठता है। क्या कुछ जानकारी दी गई इस फैसले के बाद, सुनते हैं। 17 साल की हमारी प्रतीक्षा थी और आज हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात प्रॉसिक्युशनचे सगळे पुरावे जे आहेत ते अमान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशन जो पुरावा होता तो कायद्यासमोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागले हे आज सिद्ध व्हायला। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। सुनाम में शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। शहीद उधम सिंह के पैतृक घर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने भाव प्रकट किए। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय का भी दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रतिमा का भी अनावरण करने वाली जो बात थी उनको सुना, समझा, कब से उनको यहाँ पर इस तरह से याद किया जाता है। पुष्प अर्पित किए उन्होंने प्रतिमा पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को। और शहीद उधम सिंह के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में भली भांति वो जानते हैं। आज उनके जीवन परिचय को भी सबके सामने मुख्यमंत्री रखते नजर आए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे शहीद उधम सिंह के घर। सुनिए क्या कुछ कहा गया। ऐसा महान व्यक्ति शहीद उधम सिंह, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाले बाग की घटना थी, जो माइकल ओ जनरल डायर ने जिस प्रकार का फरमान जारी किया और हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बना करके मौत के घाट उतार दिया, वो पीड़ा, वो दर्द शहीद उधम सिंह को देखा नहीं गया। और उनके करुणा उनके अंदर जो उसको देख करके हुई, उन्होंने संकल्प लिया कि इस जनरल डायर को जब तक इसको मौत के घाट न उतार दूं, इन लोगों की मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे महान व्यक्ति ने 21 वर्ष तक उसकी तपस्या की। 21 वर्ष के बाद वो जनरल डायर को उनकी भूमि के ऊपर मौत के घाट उतारने का काम वो किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जो इस देश के महानायक हैं, आज उनकी इस प्रतिमा पर, मुझे उनकी जन्मभूमि पर, इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पर आने का मुझे अवसर मिला है, गौरव मिला है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। परिवार के लोग वो साथ यहीं पर हैं, अभी उनको मैं मिला भी हूँ और यहीं पर वो आए हैं, सभी के सभी परिवार वाले। उन परिवार के लोगों की भी बड़ी कुर्बानी है और
जो महान इस प्रकार के क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनको आज यहाँ पर मैं याद करने के लिए उनके इस जन्मभूमि पवित्र स्थल के ऊपर मैं आया। बीजेपी का बड़ा मंथन गुरुग्राम में हो रहा है। दरअसल बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है और मोहनलाल कौशिक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी दफ्तर में मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। उनके साथ साथ पार्टी के जो जिला पदाधिकारी हैं उनको भी निमंत्रण इस चर्चा के लिए दिया गया है। दरअसल बीजेपी संगठनात्मक तरीके से काम करती है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए और आगामी रणनीति बनाने के लिए इस तरह की बैठकें होती हैं और जिला स्तर पर भी होती हैं, ब्लॉक स्तर पर भी होती हैं और यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बैठकें होती हैं वो भी चर्चा का विषय होती हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के नेता करें, चाहे प्रदेश स्तर के नेता करें, चाहे फिर जिला स्तर के नेता करें। और इसी तरीके से खुद प्रदेश अध्यक्ष भी जिला स्तर की बैठक में पहुँच रहे हैं। वो जानते हैं कि जहाँ पर कमी खामी है उसको और दुरुस्त करके आने वाले वक्त में भी तैयार रहना पड़ेगा और यही संगठन का काम है कि बीजेपी जैसी पार्टी को सत्ता में बरकरार रखना है। और यही तो वजह है कि लगातार बीजेपी हरियाणा में भी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही है। देखने वाली बात है इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा जाता है। तेज तर्रार मंत्री अनिल विज की बात करते हैं। एक्शन मोड में अनिल विज नजर आते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। श्रम विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई गई थी। 6 जिलों की जांच के बाद 3 निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं और सभी उपायुक्तों को भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई गई है। इसके अलावा अनिल विज की तरफ से यही बात कही गई है कि उनको लगता है कि हो सकता है करोड़ों रुपए का घोटाला निकल जाए, लेकिन जांच की बात है, जांच होगी तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। किस तरीके का घोटाला है, कब से चल रहा है, कितने रुपए का घोटाला है और किस किस की मदद दी गई है, ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अनिल विज को चाहिए, हमें भी चाहिए और आपको भी ज़रूर इन सवालों के जवाब चाहिए होंगे कि आखिरकार ये घोटाला कितना बड़ा है। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं। एक आदमी ने 90,000 लोगों को वेरीफाई किया और दूसरे ने 86,000 लोगों को वेरीफाई किया होगा, जो कि मुमकिन नहीं। तो मुझे गलत लगा। मैंने जांच के आदेश दिए। मैंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने जांच की। उन्होंने 6 जिलों की जांच की है और उन जिलों में भी उसी प्रकार से फर्जी बिना वेरिफिकेशन के नाम रजिस्टर किए। तो अभी तो जो लोगों के नाम आए हैं उनको सस्पेंड किया है, लेकिन इसमें बहुत लोग फंसने वाले हैं। अब मैंने सारे प्रदेश की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। मैंने सभी उपायुक्तों को कहा है कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं और उनके ज़िले में जितने भी ये कंस्ट्रक्शन लेबरर रजिस्टर्ड हैं, हर एक की जाके वेरिफिकेशन करें। और हमें लगता है कि ये कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उनकी तरफ से सीधे एक संदेश दिया गया है कि बसों की अब टेंशन मत लीजिए। हरियाणा के हर गांव में हरियाणा रोडवेज की बस भी जाएगी। अगर एक यात्री भी होगा तब भी बस चलेगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कहते हैं ये सेवा का माध्यम है। उनका बयान ये है कि रोडवेज विभाग में हम ये बड़ा फैसला ले चुके हैं कि 6500 गाँवों तक हरियाणा रोडवेज की बस जाए। अधिकारियों में भी इस बात की चर्चा है कि रूट कैसे तय करें। अब अधिकारियों को रूट तय करने की बात कह दी गई है। हम कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, बात सही है। हरियाणा रोडवेज कोई कमर्शियल संस्था नहीं है कि पैसा कमाना ही एक कारण हो, यही हो कि हम बसें चला रहे हैं। ये सेवा का माध्यम है और सेवा करना हमारा काम है, ये अनिल विज कह रहे हैं। सुनते हैं इस मसले पर उनकी तरफ से क्या बात कही गई। देखिए, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा काम है सेवा प्रदान करना। इसलिए चाहे कहीं पर एक सवारी हो, वहाँ पर भी हमारी बस पहुँचे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने विभाग को आदेश दिए थे
कि वो ऐसे रूट बनाएं हर बसों के कि हरियाणा के हर गांव को जो बस है वो टच करे, वहाँ से सवारी उठाए। तो आज विभाग ने सारा रूट बनाकर आदेश जारी कर दिए हैं कि हर गांव के, हरियाणा के हर गांव के 6500 गांव हरियाणा की बस वहाँ जाएगी, चाहे वहाँ से एक सवारी मिले तो भी हम जाएंगे। आखिरकार किसके निशाने पर है दिग्विजय चौटाला? जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली है और धमकी के मामले में डबवाली में बाकायदा मामला भी दर्ज करवा दिया गया। विदेशी नंबर से एक वीडियो दरअसल भेजा गया और इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग की गई और एक मैसेज भी भेजा गया। इसमें कहा गया कि सिद्धू का काम हमने पहले ही कर दिया है, अब जो उसके हमदर्द बने घूम रहे हैं अब नंबर उनका लगेगा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बात अगर कही गई है तो इसे दिग्विजय चौटाला भी गंभीरता से ले रहे होंगे। दिग्विजय चौटाला दरअसल जनता के बीच जाने वाले नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, इसलिए इस बात को गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए। इस मामले में देखने वाली बात है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इससे पहले भी हरियाणा में कई नेताओं को इस तरह की धमकियां मिली हैं। अभय चौटाला को भी धमकी मिल चुकी है। एचटेट की परीक्षा की बात कर लें। आज 2 शिफ्ट में परीक्षा है। एक परीक्षा तो संपन्न हो गई है, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने वाली है। हरियाणा में एचटेट परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 शिफ्टों में मैंने बताया कि परीक्षा है। तो एचटेट लेवल 2 TGT की परीक्षा हो रही है। दोपहर 12:30 पर जो परीक्षा है वो शुरू, और लेवल 1 PRT की परीक्षा 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी और पेपर को लेकर तैयारी पूरी थी। स्कूल कॉलेज में छुट्टी थी जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अपडेट के साथ इस खबर को हम आपको जरूर बताएंगे। डॉग अटैक से महिला जख्मी हुई है। जी हां, गुरुग्राम में कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। दरअसल ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि कुत्ते तो हर जगह हैं। पालतू कुत्ते भी होते हैं और आवारा कुत्ते भी होते हैं। अब लोग डरे सहमे से रहते हैं कुत्तों से भी कि कहीं काट ना ले। और ऐसा गुरुग्राम में हुआ है जहां पर सुबह सैर पर निकली थी एक महिला और महिला का चेहरा और हाथ जख्मी कर दिया कुत्ते ने। सोशल मीडिया पर दरअसल ये वीडियो वायरल कर दिया गया और वीडियो वायरल करने के बाद लोग एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं कि कुत्तों से बचे तो कैसे बचे, क्योंकि बच्चे भी गलियों में खेलते नजर आते हैं और कुत्ते वहाँ घूमते नजर आते हैं। अब जानते हैं कि रेबीज का खतरा बढ़ा रहता है और इसलिए कुत्तों से बचना ज़रूरी भी है। अब इस महिला को काफ़ी चोटें आई हैं, लोग भी इस पूरे मामले की चर्चा कर रहे हैं। डेंगू और मलेरिया से बचकर रहिए, क्योंकि खौफ लगातार बढ़ रहा है। रेवाड़ी में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 19 आंकड़ा पहुंच चुका है, मलेरिया के 8 केस सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। रोकथाम के लिए लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में दरअसल फॉगिंग भी की जा रही है और इसके निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं कि इस पर काम कीजिए। ऐसे में नरेंद्र दैया जो कि CMO और रेवाड़ी के, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की। उनसे सवाल पूछा गया कि तैयारी क्या है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया बढ़ेगा तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ लोग ज़रूर देखेंगे कि वो इंतज़ाम आम लोगों के लिए क्या कर रहा है और साथ ही आपको भी जागरूक होना पड़े। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आइए एक खास बातचीत सुनवाते हैं। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से जल भराव के बाद रेवाड़ी की बात करें तो अब डेंगू और मलेरिया की स्थिति पनपने लगी है, बढ़ने लगी है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी के CMO डॉक्टर नरेंद्र दैया। सर, क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जल भराव हो रहा है, अब स्थिति क्या है सर डेंगू और मलेरिया? जी हाँ, पिछले दिनों से आप ठीक कह रहे हैं कि रेवाड़ी में बारिश हुई है। अब फिलहाल स्थिति है जो बारिश की वो इतनी नहीं हुई है। अभी हमारे पास रेवाड़ी में फ़िलहाल 19 केस डेंगू के हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के, और 8 केसेस मलेरिया के आए हैं। सर, ये पूरे जिले के तमाम हॉस्पिटल के, अकेले सिविल हॉस्पिटल के? जी नहीं, ये पूरे जिले के तमाम हॉस्पिटल्स के हैं, जिसमें प्राइवेट्स भी शामिल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ निर्देश, क्योंकि आपकी टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है और ये मौसम है, इस मौसम में इस तरह का डेंगू और मलेरिया के बढ़ने का एक समय ये रहता है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय विभाग की ओर से अपनाए जाने हैं?
डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और सभी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी सेंटर्स पे दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है और सभी को ये कह दिया है कि अपने अपने एरिया में जो सेंसिटिव एरिया उनको मिलते हैं उनमें फॉगिंग कराई जाए और जहाँ जहाँ भी पानी का ठहराव है और वो अगर नहीं वो हो पा रहा है तो वहाँ पे दवाइयों का स्प्रे किया जाए। सर, क्या जिले के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी अगर इसमें सावधानी बरतें तो इससे बच सकते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी आमजन से और लोगों से सभी से यही अपील है कि वो अपने अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का जल भराव ना होने दें और जल की निकासी होने देना सुनिश्चित करें और साफ़ पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और जहाँ जहाँ भी उनके घर में अगर गमले हैं या कोई कूलर्स हैं उनकी जो पानी की उपलब्धता है वो रिप्लेस होती रहे और ठहराव ना हो। सर, पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने हॉस्पिटल का सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी का निरीक्षण किया था, अचानक औचक निरीक्षण। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए उन्होंने निरीक्षण के दौरान? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा तरह से तत्पर है। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया था और उन्होंने यहाँ लिफ्ट का भी और जो फुटओवर ब्रिज है उसका अवलोकन किया था और सभी अधिकारियों को उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यहाँ की व्यवस्था को और भी सुंदर और सुदृढ़ और साफ़ सफाई के साथ करने के बारे में उन्होंने तुरंत ही वहाँ मौके पर निर्देश दे दिए थे। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ सीएम और डॉक्टर नरेंद्र दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर तमाम जो वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा ना फैले, इस पर रोकथाम लगाई जा सके। पूरे ज़िले भर में अभी जो केस बताए वो ज़्यादा ना बढ़े, ऐसा इनका प्रयास है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री पिछले दिनों यहाँ पर पहुँची, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए और वो क्या कुछ आगे रंग लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक, रेवाड़ी। बात करेंगे पंचकुला की, जहां पर टावर पर चढ़कर एक व्यक्ति ने खूब ड्रामा किया पंचकुला में। इस व्यक्ति का ये हाई वोल्टेज ड्रामा ही हम कहेंगे। दरअसल टावर पर ये अरविंद कुमार का एक व्यक्ति था और अरविंद कुमार ने टावर से छलांग भी लगा दी और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। सेक्टर 6 अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती करवा दिया गया है। पंचकुला के सेक्टर 16 का ये मामला है। सवाल यह है कि इसने ऐसा क्यों किया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और सवालों के जवाब भी ढूंढेगी। इस व्यक्ति ने जब टावर पर चढ़ने की सोची तो क्या सोच लेकर ये आगे बढ़ा, क्या कहना चाह रहा था, क्या ये आत्महत्या करने की सोच के साथ ही इस टावर पर चढ़ा था या फिर बात कुछ और ही है। देखने वाली बात है, पुलिस ही इन सवालों के जवाब दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में अंतिम खबर है एक सनकी टीचर से जुड़ी हुई। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल मुंबई में मलाड में 8 साल के बच्चे के साथ हैवानियत की गई। बच्चे को ट्यूशन टीचर ने ऐसी सजा दी कि हर कोई हैरान था। बच्चे का हाथ मोमबत्ती से जलाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग उस टीचर को अच्छी नहीं लगी और उसके बाद उसने ऐसी सजा दे दी, यही कि तालिबानी सजा दे दी। पुलिस ने ट्यूशन टीचर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और ये भी पूछताछ की जानी चाहिए कि इस टीचर ने ऐसा कितने बच्चों के साथ किया और ये कब से ऐसा कर रही थी। क्या दिमागी तौर पर ये परेशान है कि बच्चों को ऐसी सज़ा दे रही है। बच्चे जिनको सिखाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये टीचर अच्छा बर्ताव तो क्या ही करेगी। इसने तो ऐसी बड़ी सज़ा दे दी कि ज़िंदगी भर शायद वो बच्चा भूल ही ना पाए।